ओके स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले कार्बन के बारे में पढ़ा, कार्बन की संयोजकता पढ़ा और कार्बन की संयोजकता कैसे काम करती है, कैसे बॉन्ड बनते हैं, कितने तरीके के बॉन्ड बनते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब पढ़ा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक आबंध निर्माण देखा। हमने सरल कार्बन यौगिक मीथेन की संरचना भी देखी। अध्याय के प्रारंभ में हमने देखा कि कितनी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। वस्तुतः हम स्वयं भी कार्बन के यौगिकों के बने हुए। जब हमें बर्न किया जाएगा या मतलब जैसे ह्यूमन को बर्न किया जाता है तो क्या होता है, धुआं निकलता है, वो कार्बन ही तो है। तो वही ये कह रहे हैं। हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई है। मतलब ये ज्ञात किया गया है कि कार्बन से कितने यौगिक बनते हैं या बने हुए हैं प्रकृति में, जो लगभग कई मिलियन आंकी गई है ना, क्योंकि कार्बन की क्या है, सहसंयोजक क्षमता है। इस तरह से ये किसी के भी साथ सहसंयोजक बना लेता है, तो ये बहुत ज्यादा इसके अंदर बॉन्डिंग की क्षमता रहती है। सहसंयोजकता से बहुत ज्यादा लोग कन्विंस हो जाते हैं इससे, है ना। भाई मीडिएटर की बात करेंगे, बहुत ज्यादा लगाव नहीं, तो ऐसे लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर है, अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। मतलब अन्य यौगिक हैं उनके भी रख दिए जाए, उन तत्वों के यौगिक भी उससे भी कहीं ज्यादा इसके कार्बन के यौगिक हैं। ऐसा क्यों है कि यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी और तत्व में नहीं। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में दो कारक देखे गए हैं, कौन कौन से। कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। मतलब कार्बन के ही साथ जो बॉन्डिंग बनाने की क्षमता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से ये बॉन्ड बना लेता है कार्बन के ही साथ, जिससे एक बड़ी संख्या में अणु बन जाते हैं। इन अणु को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। जैसे कार्बन से कार्बन ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, बहुत तेजी से जुड़ते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंखलन, चेन, ठीक है, कैटिनेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला तथा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। मतलब या तो ये चेन में जुड़े होंगे या तो ऐसे भी करके जुड़े होते हैं। बेंजीन वगैरह का आप अभी आगे स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वो ऐसे वलय आकार में होता है, या तो फिर ऐसे कार्बन है, दूसरा कार्बन है, इसमें चेन से ऊपर नीचे से जुड़े हुए। तो इस तरह से करके कई तरीके की आकृति में ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक, द्वि और त्रि आबंध से भी जुड़े हो सकते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड भी जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड भी जुड़ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी ये एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। लेकिन केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वही संतृप्त होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बाकी जो होते हैं डबल और ट्रिपल, ये दोनों क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वो किसी और तत्व में नहीं मिलता। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिसमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला हो सकती है। जो सिलिकॉन है वो हाइड्रोजन के साथ 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला बनाता है। लेकिन जिस तरह से कार्बन बनाता है, मतलब बहुत एंडलेस होता है, बहुत लंबी चेन बना सकता है, उस तरह से कोई यौगिक नहीं बना पाता। लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः यह स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। अब दूसरा, चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त तत्व पर निर्भर करते हैं। मतलब कुछ ऐसे बन जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जुड़ के, जो उनके मतलब नाइट्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, इसके ऊपर उसका गुण डिपेंड करता है। हालांकि वो कार्बन कार्बन जुड़े होते हैं, लेकिन उसमें अगर नाइट्रोजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो वो उस तत्व का गुण उस एक विशेष तत्व पे डिपेंड हो जाता है। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप में स्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से
पकड़े रहता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से ऐसे आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। अब कार्बन का क्या है, कार्बन में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। 6 का मतलब क्या हुआ, 2 अंदर हो गए और बाहर की कक्षा में 4 हो गए। यानी कि जो ये बाहर के 4 हैं जो संयोजकता दिखाते हैं, जो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, वो नाभिक से ज्यादा दूर नहीं है। इस वजह से जो भी जिसके साथ भी ये लोग जुड़ते हैं वो नाभिक की वजह से, नाभिक से बहुत पास होते हैं, इसी वजह से बहुत स्ट्रांगली बंधे होते हैं। बहुत अच्छा पावर नाभिक का उसके ऊपर लगता है। लेकिन इसी की जगह इसने बताया बड़े परमाणु, अगर बड़े परमाणु हैं तो जो संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक से थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो नाभिक से जो आकर्षण बल लगना होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए बहुत स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बन पाते हैं। ये भी एक वजह है जो कार्बन बहुत अच्छे तरीके से चेन बॉन्डिंग या बहुत सारे यौगिक बना लेता है। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। मीथेन की संरचना हम पहले ही समझ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक इथेन है, जिसका सूत्र क्या है, C2H6। इसमें आप आगे पढ़ोगे जब नामांकन के बारे में बताएगा। तो नामांकन में क्या होता है कि नामांकन में आप जो कार्बन की संख्या होती है किसी भी यौगिक में, उसके आधार पे भी हम नामांकन करते हैं। जैसे कि 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, ऐसे करके नाम रखते हैं। उसी तरह से ये यहाँ पर है एथेन। एथेन में क्या होता है, C2H6, 2 कार्बन के परमाणु होते हैं। सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है तथा फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। मतलब अब क्या है, कार्बन कार्बन को पहले जोड़ लेंगे, इसके बाद इसकी 3 संयोजकता खाली है, यहाँ हमने हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये बन गया इथेन। अब यहाँ पर 3 कार्बन हम जोड़ते और बाकी पे हम क्या लगाते थे, हाइड्रोजन, तो ये प्रोपेन हो जाता। उदाहरण के लिए निम्न चरणों में इथेन की संरचना प्राप्त किया जाता है। आपको बता रहा है कि इथेन हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इथेन का ये इलेक्ट्रॉनिक सूत्र यहाँ दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन कैसे उसमें अरेंज होते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग बनाए हुए हैं, बाकी सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्डिंग से। प्रत्येक कार्बन परमाणुओं की 3 संयोजकता असंतुष्ट रहती है, अतः प्रत्येक का आबंध 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ किया जाता है, जो निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को ऐसे आप देख सकते हो। क्या आप इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना बना सकते हो? हाँ, क्यों नहीं बना सकते। आपको मैंने भी बताया ही पीछे, ऐसे 3 कार्बन जोड़ लीजिए, फिर सबकी संयोजकता 4 है, 4 खाली कर लीजिए, सब पे हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, हो गई प्रोपेन, है ना। ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सब में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सामान्यतः ये यौगिक जो है अभिक्रियाशील नहीं होते क्योंकि संतृप्त होते हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, इसको तोड़ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने पर तोड़ना पड़ता है, इसलिए ये अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अभिक्रियाशील नहीं होते, लेकिन अधिक नहीं होते क्योंकि ये संतुष्ट है, सिंगल बॉन्ड है, बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग है। डबल बॉन्ड होता है तो थोड़ी सी कमजोर होती है, वो जल्दी से टूट जाती है, इसलिए वो इनकी अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के अन्य यौगिक का सूत्र C2H4, जिसे इथीन कहते हैं। यहाँ आपने गौर किया, यहाँ पर C2 तो है लेकिन H क्या है, 4 है ना, जबकि 6 होना चाहिए, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब है कि कार्बन की जो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग करके हमने बनाया हुआ है। एक आबंध के द्वारा जुड़े कार्बन परमाणु कि आपने इसमें 2 जोड़ दिया, हाइड्रोजन आपने 4 ही जोड़ा, तो कार्बन की 2 संयोजकता खाली है ना, एक से कार्बन जुड़ी, अभी एक संयोजकता इसकी फुलफिल नहीं हुई है, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा। हम देखते हैं कि प्रति कार्बन परमाणु की एक संयोजकता असंतुष्ट रहती है। इसको तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब 2 कार्बन के बीच में द्विआबंध हो, जिसे हम निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र ऐसे बनेगा। ठीक, हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H2 है, जिसे एथाइन कहते हैं। अब इसमें C2H2 की संख्या और कम कर दी गई, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इस तरह से आपने देखा सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। पिछले खंड में हमने क्रमशः 1, 2 और 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बन यौगिकों मीथेन, एथेन, प्रोपेन की चर्चा की। कार्बन परमाणुओं की इस प्रकार की श्रृंखलाओं में 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं।
इनमें से 6 के नाम तथा संरचना इसमें दी हुई है। जैसे आपको ये दिया गया है कि जब 6 तक की संख्या, 6 कार्बन जिसमें होंगे उनका नाम क्या होगा, आपको वो उनके नाम और उनकी संरचना इस टेबल में दी हुई है। जैसे 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। ये आपको याद हो जाएगा, बड़ी क्लासेस में इसका बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बताया जाएगा कैसे इसका नामकरण करते हैं और कैसे इसके संरचनाएं बनाते हैं। ये पूरा एक चैप्टर ही होता है ऑर्गेनिक का, केमिस्ट्री का, जिसमें ये कार्बन के ही बारे में पूरा गुणधर्म, पूरी इसकी संरचना, नामकरण सब कुछ बताया जाएगा। किंतु आइए हम ब्यूटेन पर पुनर्विचार करें। यदि हम 4 कार्बन परमाणुओं से कार्बन कंकाल बनाए तो हमें पता चलता है कि 2 विभिन्न कंकाल बन सकते हैं। एक ऐसी संरचना बन सकती है, एक ऐसी संरचना बन सकती है। ये 2 तरह की संभावित संरचना है, 2 तरीके से जुड़ सकते हैं। अब इसमें क्या है, शेष संयोजकता के स्थान पे हाइड्रोजन भरने से हमें निम्नलिखित संरचना प्राप्त होगी। सीधा सीधा आप जोड़ो और सीधा सीधा हाइड्रोजन जोड़ दो तो इस तरह की संरचना प्राप्त हुई। अब कार्बन को ऐसे जोड़ के 2 कार्बन ऊपर नीचे जोड़ दो तो ऐसी संरचना प्राप्त हुई। हम देखते हैं कि इन दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र C4H10 है। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। मतलब जिनमें कार्बन सेम है और बाकी चीजें भी समान हैं, लेकिन उनकी संरचनाएं भिन्न है, इसलिए वो संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं। वलय के आकार यानी कि बंद आकृति, है ना, इस तरीके से अरेंज होते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6H12 है तथा इसकी संरचना निम्न प्रकार है। क्या आप साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप। सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा चक्रीय कार्बन यौगिक सभी संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। जैसे बेंजीन मैंने आपको पहले भी बताया, बेंजीन जो है वलय आकार की संरचना होती है। अब इसमें क्या है, सिंगल बॉन्डिंग से भी जुड़ सकते हैं कार्बन, डबल बॉन्डिंग से भी। आप बाहर के हाइड्रोजन के कम कर दीजिए। डबल बॉन्डिंग से अगर जुड़े हैं तो इनकी संयोजकता संतृप्त हो गई है तो कम हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से ये संरचना बन जाएगी। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जहां कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ के ही यौगिक बना रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, एल्केन। संतृप्त यानी जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, एल्केन। उनका आप अभी नाम रिलेट करो, जहां पर आपने CH4, C2H6 ऐसे करके देखा है, उनके नाम क्या थे, मिथेन, एथेन, प्रोपेन, है ना। और जहां पर आपने देखा था कि हाइड्रोजन की संख्या कम होकर डबल बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बना, उनके नाम मिथीन, एथीन, प्रोपीन। हाँ, इस तरह से। तो ऐसे असंतृप्त कार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध बने उन्हें एल्कीन कहते हैं। एक या अधिक ट्रिपल बॉन्ड बने उन्हें क्या कहते हैं, एल्काइन। ठीक है, मुझसे दोस्ती करेंगे। अब क्या है, कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। आपने देखा ही, कार्बन बहुत तेजी से चेन बनाता है, कार्बन कार्बन से जोड़ के बहुत लंबी चेन बनाता है। कार्बन में ही बहुत सारी वैरायटी के यौगिक बनाता है ना। तो इसका मतलब है ये है कि कार्बन बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। अभी तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की। अभी तक हमने सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही पढ़ा। हाइड्रोजन के ही साथ जुड़ के कार्बन कितने सारे तत्व बना रहा है, कितने सारे यौगिक बना रहा है, आपने अभी देखा है ना। लेकिन कार्बन अन्य तत्वों के साथ भी तो यौगिक बनाता होगा, जैसे हेलोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। मतलब कोई और तत्व जुड़ना चाहेगा तो हाइड्रोजन को हटा के वहां पर वो तत्व जुड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं विषम परमाणु, है ना। यह विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं, जैसे कुछ समूह में भी हो सकते हैं और अकेला तत्व भी हो सकता है। यह विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करता है। अब कोई नया आ गया है तो जाहिर सी बात है कुछ तो गुणधर्म में चेंज आएगा,
कुछ तो उसको नयापन देगा, है ना। तो वही ये कह रहा है कि कुछ विशिष्ट गुणधर्म प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं। फलस्वरूप यह प्रकार्यात्मक ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं होता कि कार्बन चेन किस तरीके से है, वो उनके गुणधर्म उन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स पे होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं। जो यौगिक बनता है उसका गुणधर्म उसी पे डिपेंड होता है कि कौन सा ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ है। एकल रेखा के द्वारा समूह की मुक्त संयोजकता अथवा संयोजकताएं दर्शाई गई हैं। हाइड्रोजन के एक या अधिक अणुओं को प्रतिस्थापित करके इस संयोजकता के द्वारा प्रकार्यात्मक समूह कार्बन श्रृंखला से। अब आपको यहाँ पर क्या दिया है इस टेबल में, कार्बन यौगिकों के कुछ प्रकार्यात्मक समूह, कुछ फंक्शनल समूह यहाँ दिए गए हैं जो कार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़ के उन्हें कुछ अलग ही गुणधर्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्लोरीन ब्रोमीन के अणु जुड़ गए, एल्कोहल बना लिया OH जुड़ के, एल्डिहाइड बना लिया, इस तरीके का ग्रुप जुड़ के CHO वाला ग्रुप जुड़ जाएगा तो वो एल्डिहाइड बना देगा। C और O जुड़ जाएगा तो कीटोन बना देगा, और COOH जुड़ जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक है, ये आप आगे बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अभी सिर्फ आप इसको इंट्रोडक्शन इसका जान लो कि ये ऐसे ऐसे कार्बन में जुड़ के इस तरीके से यौगिक बनाते हैं, इनका इस तरीके से नामकरण होता है। समजातीय श्रेणी, आपने देखा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रकार्यात्मक समूहों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। चाहे हाइड्रोजन जुड़ा हो उसमें, चाहे कोई और प्रकार्यात्मक ग्रुप जुड़ा हो, जो हमने ऊपर पढ़ा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो कोई भी जुड़ के उसको ऐसा नया गुणधर्म दे सकता है, नया यौगिक बना सकता है। अल्कोहल जैसे प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो। जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH और C4H9OH के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है। ठीक, क्यों? क्योंकि इनके प्रकार्यात्मक ग्रुप OH जुड़ा हुआ है, अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये समजातीय श्रेणी है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार्यात्मक ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन श्रृंखला के साथ। अब हम सारणी 4.2 में वर्णित समजातीय श्रेणी को देखेंगे। यदि हम उत्तरोत्तर यौगिक के सूत्रों को देखें, जैसे कि CH4, C2H6, इसमें एक CH2 इकाई का अंतर है ना। जैसे इसमें CH4 है, इसमें कार्बन का 2 यौगिक हुआ तो हाइड्रोजन का 2 और बढ़, एक यौगिक बढ़ा तो हाइड्रोजन का 2, यानी कि इसमें दोनों में अंतर कितना है, CH2 का। और इन दोनों में अंतर कितना है, CH2 का, यानी कि एक समान ही दोनों में अंतर है। दोनों की ही श्रृंखला में CH2 का अंतर है। अगले युग्म प्रोपेन यानी कि C3H8 एवं ब्यूटेन C4H8 में कितने का अंतर है, इसमें भी एक कार्बन बढ़ रहा है तो कितने हाइड्रोजन इसमें और इसमें अंतर देखिए, इसमें से इसमें एक कार्बन बढ़ा तो कितने हाइड्रोजन बढ़ गए, 2, यानी कि यहाँ भी CH2 का ही अंतर है। क्या आप इन युग्मों में आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? कार्बन का परमाणुविक द्रव्यमान कितना होता है, 12 यूनिट, और हाइड्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान कितना होता है, 1 यूनिट। इसी प्रकार एल्कीनों की समजातीय श्रेणी को देखिए। श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। एथेन का सूत्र क्या होता है, एथेन में क्या होता है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, है ना। उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र क्या है, C3H6, C4H8, C5H10, इसमें क्या है, CH2 का अंतर है। क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है? एल्कीनों का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, यानी कि जितना कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन होगा एल्कीन में, है ना, के रूप में लिखा जा सकता है, जहां n जो है वो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से हाइड्रोजन में डबल होता जाएगा। क्या आप इसी प्रकार एल्केन और एल्काइन का सामान्य सूत्र बना सकते हैं? जैसे एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड है एल्कीन बनाने के लिए, आपने आगे पढ़ा ना, एल्केन बनता है सिंगल बॉन्ड, फिर एल्कीन डबल बॉन्ड जिनके बीच में होता है उन्हें एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जिनके बीच में होता है उसे एल्काइन बोलते हैं।
एल्कीन का सूत्र आपको यहाँ दिया हुआ है CnH2n, और एल्केन और एल्काइन का पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप बना के कोशिश करके देखिएगा, सिंपल सा ही है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, तो कार्बन में 1 है और तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है 4, है ना। कार्बन जब 2 होता है तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है 8, यानी कि n और 4n, है ना। इस तरह से बढ़ता जाता है। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होती जाती है। किसी विशेष विलायक में विलीयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। आप देखोगे जैसे जैसे इनके अंदर मतलब चेंजेस आते जाते हैं, कार्बन बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है, यौगिक बदलता जा रहा है, उस हिसाब से इनके भौतिक गुणधर्म में भी चेंज आता जाता है ना। उनकी जो वो है गलनांक है, क्वथनांक है, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कार्बन जो है आपस में ही श्रृंखला बना के यौगिक बनाता है, दूसरे प्रकार्यात्मक समूहों के साथ भी जोड़ के यौगिक बनाता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से भी कार्बन आपस में जुड़ के यौगिक बनाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कार्बन किस किस तरीके से श्रृंखला बनाता है, किस किस तरीके से यौगिक बनाता है, और उसका जिस तरीके से वो जुड़ता है, जिस तरीके से वो यौगिक बनाता है, उतना उसका गुणधर्म भी उस हिसाब से बदलता जाता है, उसके नाम भी उस हिसाब से बदलते जाते हैं। आगे अब हम देखेंगे कि कार्बन यौगिकों के नामकरण कैसे किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स।